हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस मंथ में हम लोग मंथली करंट अफेयर्स करेंगे जो यूपी से रिलेटेड है। यूपी स्पेशल मंथली करंट अफेयर, शायद यहाँ नहीं लिखा है, लिख देते हैं यूपी स्पेशल मंथली करंट अफेयर, यूपी स्पेशल आइए। और ये यूपी स्पेशल करंट अफेयर आपको कहाँ काम आएगा, आपको पता होना चाहिए। ये यूपी स्पेशल करंट अफेयर एक तो प्रीलिम्स में पूछा जाता है, प्रीलिम्स में कभी कभी इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरी हम बात करें मेंस में, मेंस में आप देखोगे पेपर 5 और पेपर 6 में, पेपर 5 और 6 में डायरेक्ट कभी कभी इसका डेटा यूज किया जा सकता है। मेंस में बहुत ज़्यादा इसका डेटा काम आता है, स्कीम्स इसकी काम आती हैं। तो चलो इसको पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। पहला टॉपिक ये है कि वाराणसी में पौधारोपण का एक रिकॉर्ड बना दिया गया है। तो 1 घंटे में अभी तक विश्व में सबसे ज्यादा पौधे जो लगाए गए वो वाराणसी रीजन में लगाए गए हैं। 1 घंटे में कितने पौधे लगाए गए? 2,51,446 पौधे लगाए गए, जस्ट इन 1 आवर। तो ये आपको याद रखना है। तो ये कहाँ लगाया गया? ये लगाया गया है वाराणसी में। तो यहाँ पर एक तकनीकी लगाई गई थी, जापानी तकनीकी है। उस जापानी तकनीकी का नाम आपको पता होना चाहिए। उस तकनीकी का नाम क्या है? मियाबाकी तकनीक। तो एक बार प्रीलिम्स में यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, बताओ मियाबाकी तकनीक क्या है? तो ये फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए एक तकनीकी है। तो मियाबाकी तकनीक के बारे में पता होना चाहिए। समझ गए? तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के पौधे लगाए गए, शीशम हो गया, अर्जुन हो गया, टीक हो गया, बैम्बू हो गया, मैंगो हो गया। तो डिफरेंट टाइप के पौधे हैं, इनको इतना याद नहीं करना है। बस ये पूछा जा सकता है कि 1 घंटे में सबसे ज्यादा पौधे लगाने का रिकॉर्ड कहाँ बना है? तो वाराणसी में लगा है, वाराणसी में बना है। और यहाँ पर ये जो पौधे लगाए गए थे, इसमें इंडियन आर्मी ने भी सपोर्ट किया था। पैरा मिलिट्री फोर्सेज हैं, जैसे एनडीआरएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, पुलिस हो गया, एनसीसी कैडेट्स हो गए, एनएसएस वॉलेंटियर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, स्टूडेंट्स ने भी भाग लिया था। तो इन सब ने मिलके 1 घंटे में 2 लाख प्लस समथिंग जो पौधे थे, एग्जैक्ट अभी हमने आपको बताया था कि कितने पौधे लगे गए थे, 2,51,446 पौधे लगाए थे। तो ये एक रिकॉर्ड है। आगे चलते हैं, साइंटिफिक रिवर रांचिंग। तो साइंटिफिक रिवर रांचिंग अभी एक प्रोग्राम है, ये किया गया। तो साइंटिफिक रिवर रांचिंग क्या होती है? रिवर रांचिंग पहले हम देख लेते हैं। जैसे जो मछलियां होती हैं, तो मछलियों के अंडों को एक तालाब में डाल दिया जाए और थोड़ा उनको बड़ा होने दिया जाए, और जैसे ही बड़ा हो जाए उनको पकड़कर किसी नदी में छोड़ दिया जाए, नेचुरल हैबिटेट में छोड़ दिया जाए। तो वहां पर उनको फ्रीडम मिलती है, नेचुरल तरीके से ग्रो करती हैं। तो इससे क्या होता है? इकोलॉजिकल बैलेंस भी बढ़ता है। तो अभी क्या हुआ है? रिवर रांचिंग मतलब गंगा नदी है और भी जो नदियां हैं, वहां पर मछलियों को छोड़ा गया था। पहले तो उनको पाला गया कंट्रोल वे में, थोड़ा बड़ा हुई, उनको पकड़ा और जाके नेचुरल वे में छोड़ दिया। तो ये प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया था? आईकार का जो सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसने ये स्टार्ट किया था। और किस प्रोग्राम के तहत किया था? नमामि गंगे प्रोग्राम जो चलता है उसके तहत ये किया था। इससे क्या होगा? इकोलॉजिकल बैलेंस भी बढ़ेगा और फिश प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो ये रिवर रांचिंग जो है, रिवर रांचिंग एक प्रोग्राम है। क्या है? सस्टेनेबल एक्वाकल्चर प्रैक्टिस है। जो इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम जो फिश होती हैं उनको बड़ा किया जाता है अर्ली स्टेज में, और फिर उनको नेचुरल हैबिटेट में छोड़ दिया जाता है। तो इसको आप क्या बोलते हैं? रिवर रांचिंग जो मेथड है, एक्स सिटू कंजर्वेशन का है। एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या है? क्योंकि आप देखो, नेचुरल वे में इन सिटू नहीं है। इन सिटू क्या होता है? नेचुरल वे में आप किसी चीज को ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है? हम पहले उनको ग्रो करते हैं कहीं छोटी सी जगह में, फिर बाद में नदियों में छोड़ते हैं। तो इससे क्या होता है? हमारा फिश प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और हमारी नदियों का हेल्थ भी अच्छा होगा। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नमामि गंगे जो प्रोग्राम है, नमामि गंगे जो मिशन है, ये कब स्टार्ट किया गया था? नमामि गंगे जो मिशन है 2014 में स्टार्ट किया गया था, और अभी इसको 2026 तक बढ़ा दिया गया है। तो 2014 आपको याद रखना है कि कब ये स्टार्ट किया गया था। और ये क्यों स्टार्ट किया गया था नमामि गंगे मिशन? कि गंगा रिवर को हमें क्या करना है? गंगा रिवर से हमें पॉल्यूशन को खत्म करना है, प्रदूषण को खत्म करना है, इसलिए इसको स्टार्ट किया गया था। इसके पिलर्स क्या हैं? एक बार यूपीपीसीएस में इस पर क्वेश्चन बन गया था कि नमामि गंगे मिशन का पिलर्स कितने हैं, कितने पिलर्स पर यह काम करता है? तो एक तो सीवियस ट्रीटमेंट पर काम करता है, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट पर काम करता है, सरफेस क्लीनिंग ऑफ रिवर्स पर काम करता है, अफॉरेस्टेशन मतलब जंगल लगाने पर काम करता है,
बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पर काम करता है, पब्लिक अवेयरनेस पर काम करता है, वेस्ट मैनेजमेंट पर काम करता है, गंगा ग्राम इनिशिएटिव। तो ये जो 8 पिलर हैं, इन 8 पिलर पर काम करता है। इसकी हम हिंदी ट्रांसलेशन देखें तो जो मुख्य स्तंभ हैं नमामि गंगे मिशन के, वो सीवेज उपचार, रिवर फ्रंट विकास, नदी की सतह की सफाई, वनीकरण की, जैव विविधता संरक्षण, लोक जागरूकता, अपशिष्ट प्रबंधन और गंगा ग्राम, ये इसके पार्ट थे। आगे चलते हैं भाई कि ये नमामि गंगे मिशन किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया था? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है। आगे हम बात करते हैं भारत का अंतर्देशीय मत्स्य क्षेत्र। तो ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ कि इंडिया पूरे विश्व का कितना फिश प्रोडक्शन कर रहा है। तो इंडिया का जो इनलैंड फिश प्रोडक्शन है ना, वो भारत के फिश प्रोडक्शन में, जो भी भारत में फिश प्रोडक्शन हो रहा है उसमें 75% यहीं से मछलियां उत्पादन होती हैं। भारत में जो भी मछलियां उत्पादन होती हैं उसका 75% इनलैंड फिशरीज से होता है। इनलैंड फिशरीज मतलब तालाब हो गए, समझ गए? तो मतलब जहां इनलैंड मतलब एक तरीके से समुद्र में नहीं हो रहा है, इनलैंड फिश प्रोडक्शन हो रहा है। तो 75% ऐसे ही करते हैं। हम पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में भारत का रैंकिंग क्या है फिश प्रोडक्शन में? तो पूरे विश्व में भाई सब सेकंड लार्जेस्ट नंबर पर आते हैं। अब बोलोगे सर फर्स्ट नंबर पर कौन आता है? तो फर्स्ट नंबर पर भाई सब फिश प्रोडक्शन में हम बात करें कि मछली उत्पादन में बात करें तो पहला नंबर भाई साहब चीन का आता है। चीन सबसे ज्यादा फिश प्रोडक्शन करता है। दूसरे नंबर पर भारत आता है। और भारत पूरे विश्व का कितना फिश प्रोडक्शन करता है? ये 8% करता है। कितना करता है? 8% पूरे विश्व की जो मछलियां पैदा करता है भारत करता है। तो ये भी आप लिख सकते हैं। और भारत में कौन कौन सी स्कीम चल रही है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि आप ये बता दो कि भारत में कौन कौन सी स्कीम है जो फिश प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लाई गई है। तो फिशरीज एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एक स्कीम, तो ये लिख सकते हैं कि मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष एक, तो ये हमारा है। दूसरा आपने बहुत सुना होगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये भी हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भारत सरकार लेके आई। तो इन दोनों स्कीम का उद्देश्य है कि हमें अपने फिश प्रोडक्शन को बढ़ाना है, जिसको आप ब्लू रिवॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। ब्लू रिवॉल्यूशन भी बोल सकते हैं कि ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति किससे रिलेटेड है? तो नीली क्रांति भाई साहब फिश प्रोडक्शन ओशियन से रिलेटेड है। आगे चलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जिसको एमपी लेट्स स्कीम बोलते हैं। तो एमपी लेट्स स्कीम में क्या होता था कि जो भी हमारे एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको हर साल कुछ ना कुछ पैसा मिलता है। तो आपको पता है, समझ गए, 5 करोड़ के आसपास पैसा मिलता है। और ये 5 करोड़ पैसे से कोई भी एमपी जहां से इलेक्टेड है वहां पर वो पैसा खर्च करेगा, समझ गए, वहां कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, हेल्थ में काम करेगा या स्कूल में काम करेगा। बहुत नीज में ये स्कीम रहती थी। कोविड के टाइम पर बहुत सा इस स्कीम से जो वहाँ के लोकल एमपी थे उन्होंने बहुत सा काम किया था, ऐसा नीज में था। लेकिन ये जो स्कीम है अभी एमपी लेड स्कीम अभी नीज में इसलिए है कि जो नॉमिनेट मेंबर हैं राज्यसभा में, जो नॉमिनेट मेंबर हैं, क्योंकि वो किसी एरिया से इलेक्टेड तो नहीं आए, तो राज्यसभा में तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना वो, तो बस तो उन लोगों को क्या होता है कि उन लोगों ने जो पैसा इनको मिलता है वो अपने जिस राज्य के हैं उसमें ज्यादा खर्च कर रहे हैं। तो इसके तहत क्या है, अभी आप देखोगे कि कुछ लोगों को, जैसे मान लेते हैं कि कुछ लोग किसी राज्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लेते हैं कि मैं हूं और मैं भाई साहब यूपी का रहने वाला हूं, लेकिन मैंने सीट्स एक तरीके से चुनाव मुझे रिप्रेजेंट किया गया है, मुझे मान लेते हैं कि मुझे जम्मू एंड कश्मीर से कर दिया, लेकिन मैं जम्मू एंड कश्मीर में भाई साहब नहीं बना रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में उत्तर प्रदेश में बना रहा हूँ। तो ये गलत हुआ ना, रीजनल इम्बैलेंस बढ़ रहा है ना, क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ रहा है ना। तो एमपी लेड का जो पैसा सबसे ज्यादा खर्च किया गया वो उत्तर प्रदेश में किया गया है। और जो डिस्ट्रिक्ट है और जो राज्य है, जैसे झारखंड हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, वहां पर कम पैसा खर्च किया जा रहा है। तो इसलिए ये न्यूज में था कि एमपी लेड स्कीम का मिसयूज किया जा रहा है, समझ गए, कि फंड का सही से यूज नहीं किया जा रहा है। सबसे ज्यादा जो फंड यूज किया गया है अदर स्टेट में, वो आप देखोगे उत्तर प्रदेश में ज्यादा इसका पैसा खर्च हुआ है, कि जम्मू एंड कश्मीर का, झारखंड का पैसा कहां पर खर्च किया गया है, उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो फंड वर ट्रांसफर फ्रॉम रिलेटिवली पुअर स्टेट सच एज झारखंड एंड जम्मू एंड कश्मीर टू उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में इनका पैसा कर दिया गया है। तो ये सब बातें हैं। तो एक तरीके से रीजनल डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है।
तो इसलिए ई साक्षी पोर्टल भी बना था ये प्रेजेंट करने के लिए कि बताओ एमपी लेड जो स्कीम है उसका पैसा कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, लेकिन ये भी पोर्टल सही से काम नहीं कर रहा है और इसका मिसयूज किया जा रहा है। तो एमपी लेड स्कीम के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। एमपी लेड स्कीम एक बार आप जरूर कमेंट करके बताएं क्या है। एमपी लेड स्कीम के बारे में आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं कि एमपी लेड स्कीम पर आपको बताना है कि साल में कितना पैसा मिलता है एक एमपी को, समझ गए। लोकसभा का जो एमपी होता है वो कहाँ पर पैसा खर्च कर सकता है, राज्यसभा का कहाँ खर्च कर सकता है, नॉमिनेट कहाँ कर सकता है, तीनों कंडीशन अलग अलग है। वो आप जरूर यहाँ पर कमेंट करके बताना, बड़ा सा विस्तार से आपको कमेंट करनी पड़ेगी, जरूर बताना। अगला टॉपिक हमारा है स्वाब नदी। तो स्वाब नदी के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी हमारा जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसने बोला है कि जो हमारी स्वाब नदी है इसको उत्तर प्रदेश सरकार नाला बताती है। भाई साहब इसको नाला ना बताओ, इसको नदी बताओ। तो ये स्वाब नदी आपको पता होना चाहिए कि स्वाब नदी इसको उत्तर प्रदेश के जो गजेट नोटिफिकेशन है, जो उत्तर प्रदेश के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, उसमें इसको नाला बताया गया है। तो भाई साहब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बोला अरे भाई उत्तर प्रदेश की सरकार थोड़े सुधर जाओ, इसको आप नाला मत बोलिए, इसको नदी बोलना है। और ये स्वाब रिवर बताओ किसकी ट्राइब्यूटरी है, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकता है, राप्ती रिवर की है। किसकी ट्राइब्यूटरी है, तो राप्ती रिवर की ट्राइब्यूटरी है और ये बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है। तो ये बहुत टफ क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जब टफ क्वेश्चन बनते हैं ना तो फिर आप नहीं कर पाओगे, लेकिन आपने पढ़ाई की है तो आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वाब रिवर बताओ किसकी ट्राइब्यूटरी है, तो राप्ती रिवर की है। तो ये बताइए कि स्वाब रिवर कहाँ पर फ्लो करती है, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में करती है। कितना लंबा सफर तय करती है, 120 किलोमीटर का लंबा सफर तय करती है। और फिर आप देखोगे राप्ती रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, राप्ती रिवर भाई साहब गंगा नदी बेसन में ही आती है। तो ये सब बातें आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बोला कि स्वाब रिवर को नाला नहीं बोलोगे, नदी बोलोगे। आगे चलते हैं। अभी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री वो जापान में गए थे। तो जापान की सरकार ने या जापान की कुछ कंपनीज ने बोला कि हम उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो कितना रुपए इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई थी, 11,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने की। तो ये पूछा जाए बताओ कौन कौन सी कंपनीज हैं जो जापान की जो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करेंगी, तो ये आपको पता होना चाहिए। कुबोटा कॉर्पोरेशन करेगी, मिंडा कॉर्पोरेशन करेगी, जापान एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री भी करेगी। तो इससे उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट होगा, तो एक तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में होगा, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा, रियल एस्टेट में होगा। तो उत्तर प्रदेश में जो 11,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट होगा जापान की तरफ से, वो इन जगह पर होगा। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जापान में घूमने गए तो उसका फायदा तो मिला है। इससे क्या होगा, हमारा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इनोवेशन नवाचार बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश में जॉब्स भी क्रिएट होंगी। तो जापान में जाने के फायदे तो हुए हैं। तो जब उत्तर प्रदेश के सीएम जापान घूमने गए तो उसका बहुत फायदा मिला है। ये आप लिख सकते हो, आपके एग्जाम में भी, पेपर 6 में भी ये बातें लिख सकते हैं। आगे चलते हैं कि उत्तर प्रदेश ने अभी खरीफ जो फसल है, खरीफ की जो फसल हुई है, जैसे खरीफ में अभी धान की फसल हुई है, तो धान की फसल का मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रिक्योरमेंट किया है। तो आप बताओ कितने रुपए का किया है, 14,886 करोड़ रुपए का प्रिक्योरमेंट किया है धान की खेती की। और ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया गया है। तो बस ये है कि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ रबी की फसल कौन है, तो रबी की फसल सबसे फेमस फसल है भाई साहब गेहूं। खरीफ की फसल कौन सी होती है, जो बारिश के टाइम पर होती खरीफ की फसल जो बारिश के टाइम पर होती है, जैसे धान हो गया, बाजरा हो गया। जायद की फसल क्या होती है, जायद की फसल की हम बात करें तो भाई साहब जो अभी हो रही है गर्मी के टाइम पर, जैसे आप बोलोगे खरबूजा हो गया, खरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, तरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, समझ गए। तो इनको भाई साहब जायद की फसल, ककड़ी हो गया, कुकुम्बर हो गया, ये सब बातें आपको पहले ही से याद होंगी। अभी आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश ने जो इन्वेस्टमेंट हमारा पोर्टल है निवेश मित्रा या इन्वेस्ट यूपी, इन्वेस्ट यूपी के जो एम्प्लॉय हैं उनको उद्यमी मित्र बोला जाता है, उनको ट्रेनिंग करने की बात की गई है। तो आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश सरकार जो उद्यमी मित्र हैं उनको ट्रेनिंग क्यों कर रहा है, क्योंकि जब ट्रेनिंग करेंगे तो उनको बात करने का तरीका पता चलेगा। कोई मान लेते हैं कि कोई विदेशी इंसान है, वो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने आता है, तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, निवेश मित्रा पोर्टल पर जाएगा, या इंग्लिश में उसको इन्वेस्ट यूपी बोलते हैं, इन्वेस्ट यूपी पोर्टल पर जाएगा।
जब वहां के जो जो एम्प्लॉय है उनको बात करना नहीं आएगा, सही से हैंडल करना नहीं आएगा, तो कैसे आप उनको कन्विंस कर पाओगे। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इन जो भी हमारे निवेश मित्रा पोर्टल पर काम करते हैं, जो भी एम्प्लॉय हैं, उद्यमी मित्र, उनको ट्रेनिंग करने की कोशिश की है। और उसको ट्रेनिंग में बहुत सी चीजें सिखाई जाएंगी कि कम्युनिकेशन स्किल कैसे बेहतर करें, रिलेशनशिप कैसे बनाएं, समझ गए, कस्टमर सर्विस कैसे दें, कैसे आप समस्याओं को उनकी सुने। कोई भी इन्वेस्टर आता है, कोई भी निवेशक आता है, उसकी बात को कैसे सुनना है, उसकी समस्या का समाधान कैसे करना है। और ये ट्रेनिंग दोनों तरीके से दी जाएगी, ऑफलाइन ट्रेनिंग, वर्चुअल ट्रेनिंग। तो आप समझ सकते हो उत्तर प्रदेश सरकार अपनी स्किल डेवलपमेंट पर काम कर रहा है। तो इन्वेस्ट यूपी पोर्टल में जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, इन्वेस्ट यूपी पोर्टल में जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनको उद्यमी मित्र बोला जाता है। उनको हम क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ट्रेनिंग की इसलिए आवश्यकता है, कम्युनिकेशन स्किल उनको सीखनी है, साइकोमेट्रिक एवोल्यूशन भी उनकी करना है, ये सब बातें। तो कई उनको स्किल सिखाई जाएंगी, जिससे इन्वेस्टमेंट जब भी उत्तर प्रदेश में कोई करने आए तो उसको अच्छा फील हो, अच्छा पॉजिटिव फील हो। वही बात है कि जब कोई इन्वेस्टर आ रहा है, मान लेते हैं कि कोई इन्वेस्टर वाराणसी में आ गया और वो किसी इन्वेस्ट यूपी की ऑफिस में चला गया, और वहां पर कोई काम करने वाला ऐसा इंसान है कि उसको स्किल ही नहीं है। देखा भाई साहब, कोई ऑस्ट्रेलिया से कोई बिजनेसमैन आया, उसने बोला कि हम वाराणसी में एक होटल बनाना चाहते हैं 5 स्टार, हम इसमें 50 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। अब वो भाई साहब तम्बाकू खा रहे हैं और एकदम क्या बोलते हैं, भोजपुरी में बात करने लगे, बोले ई मर्दे कल्ले कहाँ रहला, और थूक दिया कोने में। अब वो देखेगा कि अरे यार ये पता नहीं किस भाषा में बात कर रहा है, थूक भी रहा है, हम 5 स्टार होटल्स बनाएंगे कैसे, यहाँ तो लगता है लॉस में चले जाएंगे, चलो यहाँ नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बना, 50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो सकते थे यूपी में, लेकिन एक इंसान की गलती से चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि उस इंसान को जिसको हमने ऑफिस में रखा है वो सही से समझदार नहीं है, प्रोफेशनलिज्म उसके अंदर नहीं है, बात करने का तरीका नहीं है। तो ये सब चीजें हैं। तो इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार अपने अपने एम्प्लॉय को क्या कर रहा है, स्किल्ड कर रहा है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश का पहला साहित्य पार्क बनेगा, साहित्य पार्क। तो ये साहित्य पार्क कहां बनेगा, गोरखपुर में बनेगा, ये बस आपको याद करना है। और इस साहित्य पार्क में आप देखोगे जितने हमारे बड़े बड़े लेखक हैं उनका भी यहाँ पर मूर्ति लगेगा, समझ गए। गुरु गोरखनाथ जी का भी लगेगा, गौतम बुद्ध जी का भी लगेगा, कबीर जी का भी लगेगा, रामप्रसाद बिस्मिल का भी लगेगा। और लिटरेचर से रिलेटेड आप देखोगे, जैसे आप देखोगे बहुत से जो लोग हैं, हम जिनकी बात करें, जैसे मुंशी प्रेमचंद हो गए, उनका भी यहाँ पर मूर्ति लगेगा, फिराक गोरखपुरी का भी लगेगा। तो ये जो हमारा लिटरेरी पार्क है ये गोरखपुर में बनेगा, इतना आपको लिख लेना है। आगे चलते हैं, वाराणसी रैंक्ड फर्स्ट इन क्लीन एयर प्रोग्राम। क्लीन एयर प्रोग्राम जो हमारा चल रहा है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, एनकैप, इसमें पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो सुधार किया है, पहले नंबर पर आया है वो वाराणसी आया है। कौन आया है, वाराणसी। इसने अपनी एयर को 45% तक सही किया है। तो पहली रैंक आई है 2017 से लेकर 2024 के बीच में, जिसने अपनी एयर को सबसे साफ किया है वो भाई साहब पहले नंबर पर वाराणसी आया है, समझ गए, वाराणसी। तो वाराणसी ने इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा किया है अपनी एयर में, एयर क्वालिटी में। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इसलिए चलाया गया था कि हमारे जो एयर है उसमें PM 2.5 और PM 10 उसको कम करना था, इसलिए चलाया गया था। और ये सबसे अच्छा किसमें किया गया है, वाराणसी में। अगला हमारा टॉपिक है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। तो ये फिजिकल हेल्थ इंडेक्स पर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो पहली बात तो ये कि इसको निकाला किसने है, नीति आयोग ने। किसने निकाला भैया, पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स किसने निकाला, नीति आयोग ने। दूसरा, ये एडिशन कौन सा है इसका एडिशन भाई साहब ये 2nd नंबर का है, सेकंड, दूसरी बार ये रिपोर्ट निकाली गई है। तीसरा पॉइंट ये याद रखना कि पहले नंबर पर इसमें फर्स्ट कौन आया है, उड़ीसा आया है। उड़ीसा इसमें पहले नंबर पर आया है। यूपी की रैंक भाई साहब इसमें 8th नंबर पर है, हम 8th नंबर पर आए हैं इसमें। ये बस याद कर लो, आपका पूरा ये वाला करंट अफेयर कवर हो गया। तो आप देखोगे पहला जो हमारा फिजिकल हेल्थ इंडेक्स निकला था उसमें 18 स्टेट कवर किए गए थे। अभी जो सेकंड एडिशन आया है इसमें 18 के अलावा 10 और नॉर्थ ईस्ट के और हिमालयन स्टेट को भी कवर किया गया है। और इसमें आप देखोगे सबसे अच्छा क्वालिटी एक्सपेंडिचर देखा जाता है कि जो राज्य अपना एक्सपेंडिचर कर रहा है, अच्छी जगह कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रहा है, तो उसकी रैंक अच्छी होती है। जिस स्टेट का रेवेन्यू अच्छा है उसकी भी रैंक अच्छी होती है। तो हम इसकी बात करें, फिजिकल प्रूडेंस भी जिसका अच्छा है, डेट इंडेक्स भी जिसका अच्छा है कि जिस पर कर्ज कम हो। जैसे यूपी की हम बात करें तो यूपी पर 28% कर्ज है ऑफ जीडीपी। उत्तर प्रदेश की जो भी जीडीपी है उसका 28% कर्ज है भाई साहब उत्तर प्रदेश में।
ऐसी डेट सस्टेनेबिलिटी कि आप पे ऊपर कर्ज है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है कि नहीं, आप टैक्स कलेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं, टैक्स कलेक्ट कर पाओगे तो आप अपना कर्ज भी चुका दोगे। तो ये सब पैरामीटर्स देखे जाते हैं। तो इस पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हम बात करें तो अचीवर्स स्टेट में उड़ीसा की रैंक पहले नंबर पर आई है, फिर गोवा है, झारखंड है। ये 3 स्टेट में फिजिकल हेल्थ इंडेक्स बहुत अच्छा है, उड़ीसा, गोवा, झारखंड, ये याद रखना है। ऐसी फ्रंट रनर में कौन कौन रहा है, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, इनकी रैंक रही है। परफॉर्मर्स में मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान। और सबसे खराब रैंकिंग भाई साहब वेस्ट बंगाल, केरला, आंध्र प्रदेश और पंजाब। पंजाब की सबसे खराब रैंकिंग रही है, तो आपको याद रखना है पंजाब सबसे खराब, और भाई साहब उड़ीसा सब। नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में सबसे अच्छी जो रैंकिंग रही है वो भाई साहब अरुणाचल प्रदेश की रही है, और सबसे खराब जो रही है वो मणिपुर की रही है। ये भी बात आप याद कर सकते हो। शायद ये डेटा यहाँ पर नहीं दिया गया है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट का नहीं दिया गया, एक बार देख लेना, हो सकता है मुझसे गलती भी हो सकती है, लेकिन जितना मुझे याद है, क्योंकि मैं सुबह 8 बजे करंट अफेयर पढ़ाता हूँ यूपी पीसीएस स्टडी आई के ऊपर, तो आप उसको देख सकते हैं। उसमें बहुत होलिस्टिक वे में मैं कवर कराता हूँ। कहाँ पर पढ़ाता हूँ, यूट्यूब पर मैं पढ़ाता हूँ सुबह 8 बजे 8 AM पर करंट अफेयर पढ़ाता हूँ, डेली करंट अफेयर, जिसको डीसीए बोलते हैं, डेली करंट अफेयर। और कहां पढ़ाता हूं, यूट्यूब पर, यूपी पीसीएस स्टडी आईक्यू चैनल पर, यूपी पीसीएस स्टडी आईक्यू चैनल पर पढ़ाता हूं, यूपी पीसीएस स्टडी आईक्यू चैनल पर। तो वहां पर बहुत अच्छे से कवर किया था। तो अब चलो नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं भाई। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यह है कि जेवर जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है उसको कनेक्ट करने के लिए बहुत से रोड बन रहे हैं, समझ गए, कॉरिडोर बन रहा है, इसकी बात की गई है यहाँ पर। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए। उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भाई साहब टोटल 5 हो गए। एक तो भाई साहब जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट, समझ गया, लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वाराणसी, कुशीनगर, ऐसे करके 5 हो गए। तो हम बात करते हैं कि जेवर एयरपोर्ट बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, तो इसको कनेक्ट करने के लिए ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी कॉरिडोर बन रहे हैं। कौन कौन से बन रहे हैं, एक तो दिल्ली, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, सोना रूट से बनेगा, एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे कनेक्ट करेगा, और इसमें लगभग खर्चा भी अच्छा खासा आएगा, उसकी बात यहाँ पर बताई गई है। आप देखोगे कि 31 किलोमीटर के आसपास हम एक बाईपास बनाएंगे जेवर एयरपोर्ट से कनेक्ट करने के लिए, पैसा भी खर्च होगा अच्छा खासा, इतना आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, प्रोजेक्ट गंगा। प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूज में था प्रोजेक्ट गंगा, तो आप ये बताइए कि ये प्रोजेक्ट गंगा क्या है। तो प्रोजेक्ट गंगा उत्तर प्रदेश की एक स्कीम है कि हमें कनेक्टिविटी, इंटरनेट गांव-गांव तक पहुंचाना है। हमें क्या करना है, इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ानी है। तो इसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा स्टार्ट किया है। तो चलो देख लेते हैं, और ये किसके साथ एग्रीमेंट किया है। तो आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश की जो स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन है उसने 1OTT एंटरटेनमेंट लिमिटेड, जो हिंदुजा ग्रुप की एक सब्सिडियरी है, उसके साथ एग्रीमेंट किया है। जैसे आपने देखा है केंद्र में नीति आयोग काम करता है, आपने देखा होगा केंद्र में नीति आयोग काम करता है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में स्टेट लेवल पर स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन काम करता है। तो स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से है, और हिंदुजा ग्रुप भाई साहब प्राइवेट कंपनी। तो हिंदुजा ग्रुप और स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन ने एक एग्रीमेंट किया है कि हम गांव-गांव तक भाई साहब क्या करेंगे, हम इंटरनेट कनेक्टिविटी फैलाएंगे, और ये किस मिशन के तहत हम करेंगे, प्रोजेक्ट गंगा के तहत। तो प्रोजेक्ट गंगा पर क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ प्रोजेक्ट गंगा किससे रिलेटेड है। तो ये मत समझ लेना कि ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है, नहीं, इंटरनेट से रिलेटेड है कि हमें इंटरनेट की सुविधा पहुंचानी है। तो इंटरनेट की सुविधा बढ़ाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है, इतना आपको याद कर लेना है। और इससे क्या होगा, लगभग 1 लाख लोगों की जॉब्स भी क्रिएट होंगी, क्योंकि जब इंटरनेट ब्रॉडबैंड हमें गांव-गांव तक पहुंचाना है तो बहुत सी जॉब्स भी क्रिएट होंगी लोगों के लिए। तो ये भी आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, इंडियन आर्मी ने अपना स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस अभी किया है। तो बताओ ये कहां पर किया है, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस अभी किया था, तो ये लखनऊ में किया था। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, सिंपल क्वेश्चन बनता है, हमें बस थीम याद रखनी है। क्या थीम याद रखनी है, ये क्वेश्चन आ जाए कि इंडियन आर्मी का पहला
स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस हुआ है, बताओ कहाँ हुआ है? तो आपको सिंपल याद रखना है, लखनऊ में हुआ है। और यहाँ पर बातें क्या हुई हैं? यही बातें हुई हैं कि हम इंडियन आर्मी को कैसे सशक्त कर सकते हैं, कैसे कैसे हम और टेक्नोलॉजी वेस्ट और ज़्यादा एम्पावर्ड कर सकते हैं, नई नई तकनीकों का कैसे उपयोग कर सकते हैं, अपने आप को स्ट्रेटेजिकली स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं। हमारे दुश्मन भी बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तान, चाइना, इन कई आसपास से कई दुश्मन की बाउंड्री से घिरे हुए हैं। तो ये सब बातें होती रहती हैं, अपने आप से एक तरीके से प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हैं। तो ये सब बातें यहाँ पर हुई थी और ये लखनऊ में हुआ था। आगे चलते हैं, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट। और ये इतना अच्छा रिपोर्ट है, आप इस रिपोर्ट को पेपर 5 में आप यूज कर सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर इन यूपी। पेपर 5 के लिए बहुत अच्छा डेटा है। आप प्रीलिम्स में तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट बताओ कौन निकालता है, तो ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो निकालता है। कौन निकालता है? एनसीआरबी निकालता है। एनसीआरबी ये रिपोर्ट भाई साहब पब्लिश करता है। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि हमारे जो एससी हैं, एसटी लोग हैं, उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में भाई साहब क्राइम्स रेट बढ़े हैं। क्या बढ़े हैं? तो आप देखोगे पूरे इंडिया में एससी और एसटी लोगों के खिलाफ 180 केस रजिस्टर्ड हुए थे। और 180 केस पूरी इंडिया में रजिस्टर्ड हुए थे, और उनमें से 180 में से 173 भाई साहब यूपी से थे। कहने का मतलब ये है कि यूपी में जो क्राइम रेट है एससी के प्रति पूरे भारत का 96% यूपी में होता है। तो यूपी में भाई साहब, यूपी में एससी और एसटी के खिलाफ क्राइम रेट बढ़ रहा है, ऐसा क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो ये डेटा आप लिख सकते हो कि उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट बढ़ रहा है, किसके खिलाफ? एससी और एसटी लोगों के खिलाफ। ये आप नहीं बोल रहे हो, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये रिपोर्ट बोल रही है। कौन सी रिपोर्ट? क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट। तो जब ऐसे डेटा को आप रिप्रेजेंट करोगे तो बहुत बेहतर तरीके से आप ग्राफ बना सकते हो कि क्राइम्स इन इंडिया रिपोर्ट आप लिख सकते हो कि क्राइम्स अगेंस्ट, ऐसे करके लिख दो, क्राइम्स अगेंस्ट एससी और एससी। तो अगेंस्ट एससी एंड एसटी कितना हुआ है भाई? तो रिपोर्ट में आप देखोगे कि पूरी इंडिया में कितना हुआ है भाई साहब? 180। और यूपी में कितना हुआ है? यूपी में भाई साहब ये इंडिया का डेटा दिखा दो और यूपी का भाई साहब दिखा दो 173। तो कहने का मतलब पूरे के पूरे 96% तो भाई साहब यूपी में ही क्राइम हो गया है। तो ये डेटा हमें दिखाना है तो और अच्छे मार्क्स मिलेगा। मेरी बात समझ गए होंगे? तो कहने का मतलब यह है कि यूपी में क्राइम्स रेट बढ़ रहा है एससी कैटेगरी के खिलाफ। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश का जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसमें निवेश बढ़ रहा है। तो आपने देखा होगा कि पूरे इंडिया में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 2 राज्यों में है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 2 राज्यों में है, एक तो तमिलनाडु में, दूसरा यूपी में। तो यूपी में कितने नोड हैं? यूपी में इसके 6 नोड हैं। तो 6 नोड क्या क्या हैं? वहां पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। एक तो अलीगढ़ से स्टार्ट करो। एक तो अलीगढ़ में भाई साहब डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, दूसरा आगरा, समझ गए, तीसरा चित्रकूट, ऐसे आप चलते चले जाओ, चित्रकूट, चौथा भाई साहब झांसी, और पांचवा कानपुर, और छठा भाई साहब लखनऊ। तो आपने देखा होगा कानपुर में ड्रोन्स बनेंगे, लखनऊ में ब्रह्मोस बनेगा, झांसी में गन बनेगी छोटी छोटी, चित्रकूट में भी, आगरा में भी, अलीगढ़ में भी। तो आप देखो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट हुआ है। 12,803 करोड़ रुपए जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो कानपुर में हुआ है। अडानी डिफेंस सिस्टम ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की बात की है, समझ गए, जिसमें 1500 करोड़ रुपए अडानी कंपनी करेगी। ऐसी झांसी में 11,738 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने की बात हुई है। लखनऊ में 4,850 करोड़ की बात हुई है, और यहाँ पर ब्रह्मोस भी बनेगा। तो ये बातें लिख सकते हैं। अलीगढ़ में 4,490 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात हुई है। चित्रकूट में सबसे कम हुआ है 880 करोड़, और आगरा में इससे भी कम 607 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट की बात हुई है। तो हमने 6 के 6 नोट्स बताए थे कि उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है उसमें कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्टमेंट होगा इस साल, उसको बताने की कोशिश यहाँ की गई है। ये जरूर आप लिख लेना, इसको अच्छे से कर लेना। आगे चलते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बोला है कि कोई भी जमीन खरीदेगा तो उसकी रजिस्ट्री बहुत ट्रांसपेरेंट वे में होना चाहिए। अब रजिस्ट्री में आधार कार्ड भी ऐड कर लिया गया है बायोमेट्रिक वे से, तो अब करप्शन नहीं होगा। तो आपने देखा उत्तर प्रदेश में कोई जमीन होती है उसको खतौनी रिकॉर्ड बोलते, तो खतौनी रिकॉर्ड को और स्टैंडर्ड किया जा रहा है। और जो पुराना कानून था रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, उसमें भी बदलाव करने की कोशिश की जा रही है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में हम बदलाव करेंगे और हम ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे, किसमें, जमीन
जब भी कोई बेचता है तो उसको हम कैसे लिखेंगे किसी के नाम पर, ये सब बातें की गई। तो ये गुड गवर्नेंस का एक अच्छा एग्जाम्पल है कि गुड गवर्नेंस कैसे बढ़ाना चाह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार, ये आप याद कर लेना। आगे चलते हैं, ग्रामीण परिवहन को मजबूती दी है। तो आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में आपको उत्तर प्रदेश की बसें चलती हुई मिल जाएंगी, वो एक सिटी से दूसरे सिटी में चलती हैं, लेकिन गांव में नहीं चलती हैं। तो गांव में ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्कीम चलाई है, चीफ मिनिस्टर ग्राम ट्रांसपोर्ट स्कीम। चीफ मिनिस्टर ग्राम ट्रांसपोर्ट स्कीम चलाई है, जिसके तहत गांव को, विलेजेस को कनेक्ट किया जाएगा शहरों से। तो इसमें क्या चलेंगे, इसमें क्या चलेंगी भाई साहब, बसेस चलेंगी। तो उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट ने बोला है कि, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि हम बस चलाएंगे, और ये बस चलाने वाला कौन हो सकता है, आप देखोगे कि लोकल कोई पर्सन है, उसको जॉब्स मिलेंगी, हो सकता है वो बस अपनी प्राइवेट बसें भी चल सकती हैं, सरकारी बसें भी चल सकती हैं। तो 12,200 गांव ऐसे हैं जहां पर कोई बस नहीं चलती है, तो वहां पर हम बस चलाने की कोशिश करेंगे, समझ गए। तो उन्हें परमिट दिया जाएगा, टैक्स में छूट दी जाएगी, बसों का संचालन मुख्य रूप से उसी क्षेत्र के लोग करेंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर क्रिएट होंगे। तो आपके गांव में कोई बस नहीं चलती है तो आप भाई बस खरीद सकते हैं और परमिशन लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से बस चला सकते हैं, आपको टैक्स में भी छूट मिलेगी। तो आप देख लीजिए ये किस स्कीम के तहत है, चीफ मिनिस्टर ग्राम ट्रांसपोर्ट स्कीम के तहत है। आगे चलते हैं, गौशाला में बायोगैस संयंत्र लगेगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बोला कि हमारे पास बहुत सी गौशाला हैं, बहुत सी हमारे पास गौशाला हैं, जैसे मथुरा में है, आगरा में है। तो उन गौशाला में हम क्या लगाएंगे, बायोगैस प्लांट लगाएंगे, कि जो गाय हैं जिससे गोबर निकलता है, गोबर वो देती हैं, गोबर से हम क्या करेंगे, बायोगैस बनाएंगे। तो बायोगैस प्लांट लगाने में कौन हेल्प करेगा, तो इससे क्या होगा, क्लीन एनर्जी क्रिएट होगी। तो ये IIT खड़गपुर के एक एलुमनाई है यशराज गुप्ता, ये हेल्प करेंगे, इतना आपको लिख लेना, यशराज गुप्ता जी हेल्प करेंगे, जिससे हमारे उत्तर प्रदेश में क्लीन एनर्जी भी क्रिएट होगी। आगे चलते हैं, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बहुत अच्छी योजना है, जो विमेन एम्पावरमेंट पर काम करती है, विमेन एम्पावरमेंट पर, महिला सशक्तिकरण पर काम करती है। अब बोलो सर विमेन एम्पावरमेंट पर कैसे काम करती है, क्योंकि इस योजना का उद्देश्य है कि जब लड़की पैदा होती है और जब तक वो 12th क्लास में जाती है तब तक उसको 25,000 रुपए देने की बात की जा रही है। तो अभी तक आप देखोगे कि इस योजना के तहत कितनी लड़कियों को फायदा मिल चुका है, तो यहां पर लिखा भी है, ये लगभग आप देखोगे 26.8 लाख बालिकाओं को इसका फायदा मिल चुका है, 26.8 लाख बालिकाओं को। तो इसमें हर लड़की को कितना पैसा दिया जाता है, 25,000 रुपए। अब 25,000 कैसे दिया जाता है वो हम देखेंगे, और ये इसलिए उन फैमिली में दिया जाता है जिनकी इनकम 3 लाख से कम होती है एक साल की, समझ गए। और 6 स्टेज में ये दिया जाता है। तो 6 स्टेज क्या है, पहली स्टेज ये कि जब बच्ची पैदा होती है तो उसको 5,000 रुपए मिलते हैं। दूसरी स्टेज जब उसको वैक्सीनेशन लगता है तो उसको 2,000 रुपए मिलते हैं। 3,000 रुपए तब मिलते हैं जब वो क्लास 1 में जाती है। 3,000 रुपए तब मिलते हैं जब वो क्लास 6 में जाती है। 5,000 रुपए तब मिलती है जब वो क्लास 9 में जाती है। और 7,000 रुपए तब मिलती है जब वो 10वीं या 12th में एनरोल करती है या डिप्लोमा प्रोग्राम करती है, तब उसको 7,000 रुपए मिलते हैं। टोटल 25,000 रुपए मिल जाते हैं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत ये बातें आप जरूर लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टार्टअप नीति और AI प्रज्ञा प्रोग्राम चलाया है। AI प्रज्ञा प्रोग्राम क्यों चलाया है? उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि हम उत्तर प्रदेश में AI को बढ़ावा दें, हम उत्तर प्रदेश के लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नई नई तकनीकियां सिखाएं। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बोला है कि AI प्रज्ञा प्रोग्राम और स्टार्टअप नीति चलाएंगे। तो आप देखोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्तर प्रदेश चाहता है कि हम 1 मिलियन मतलब 10 लाख लोगों को ट्रेनिंग देंगे। 10 लाख लोगों को हम ट्रेनिंग देंगे, जिससे हमारे यूथ जो हैं वो एम्पावर्ड हो जाएं, स्किल्ड हो जाएं, फिर हम उनको जॉब क्रिएट करेंगे। समझ गए। 100 से ज्यादा हम स्टार्टअप्स क्रिएट करेंगे, और भी हम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाएंगे। समझ गए। 400 यूनिट बनाएंगे हम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क सी। तो ये सब बातें लिख सकते हैं, इसी योजना का एक पार्ट है। और आप ये भी देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पूरे इंडिया के 65% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो ये हमारी बहुत अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में पहले नंबर पर है। पूरे इंडिया के 65% जो मोबाइल बन रहे हैं वो यूपी में बन रहे हैं। आपने देखा भी होगा नोएडा में सबसे ज्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। यहाँ पर सैमसंग की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगी है, सैमसंग की फैक्ट्री बनी है, और जो विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की।
समझ गए। तो एआई को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एआई प्रज्ञा मिशन स्टार्ट किया है। ऐसे ही देखोगे कि विश्व बैंक के साथ मिलके भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक समझौता किया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यह बोला है कि हम अपनी एयर की क्वालिटी अच्छी करेंगे कि आप वर्ल्ड बैंक से हमें कुछ पैसा दो। वर्ल्ड बैंक ने बोला कि हम आपको 2,500 करोड़ रुपए देते हैं, आप अपनी एयर को सही करो। बोले कैसे करें? आप एक तो ये करो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आप ज्यादा करो, इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ाओ, आप डीजल वाले व्हीकल कम करो, इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ाओ। दूसरा, गांव की जो महिलाएं हैं जो लकड़ी से खाना बनाती हैं, लकड़ी का से खाना मत बनाने दो, उनको भाई साहब सिलेंडर दो, सीएनजी, एलपीजी, अलग अलग टाइप के जो सिलेंडर्स हैं, समझ गए, एलपीजी सिलेंडर दे दो जिससे वो अपना घर का खाना बनाए। तो कहने का मतलब, यदि कोई गाड़ी सीएनजी से चल रही होगी तो उसमें CO2 कम निकलेगा, एलपीजी से खाना बन रहा होगा तो CO2 कम निकलेगा। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश की हवा साफ रहेगी। तो ये एग्रीमेंट उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ल्ड बैंक के साथ किया है। किसके साथ किया है? वर्ल्ड बैंक के साथ किया है, जिससे PM 2.5 लेवल हमारा सही होगा, समझ गए, PM 10 भी हमारा कम होगा। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किससे किया है? किससे किया है एग्रीमेंट? ये भाई साहब एग्रीमेंट किया है वर्ल्ड बैंक से। और वर्ल्ड बैंक कितना रुपया देगा? वर्ल्ड बैंक रुपया देगा 2,500 करोड़ रुपए देगा। 10+2 मतलब 12 साल की लोन देगा, जिसमें आपको ज्यादा पैसा लोन नहीं देना पड़ेगा। एक तरीके से लॉन्ग टर्म की लोन दी गई है। आगे चलते हैं। ममता कालिया जी का नाम पता होना चाहिए कि ममता कालिया जी न्यूज में है। न्यूज में क्यों है? कि अभी साहित्य अकादमी अवार्ड दिए गए 2025 के। तो 2025 के साहित्य अकादमी अवार्ड बांटे गए। तो हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी अवार्ड जो मिला है वो ममता कालिया जी को मिला है। इन्होंने अपना बायोग्राफी लिखा था, समझ गए। उसका नाम था, इनका जो खुद का मेमोर था, समझ गया। मेमोर मतलब ये खुद की मेमोरी, एक तरीके से जिसको बोलते हैं संस्मरण, आप समझ सकते हो, समझ गए। बायोग्राफी, सॉरी बायोग्राफी नहीं बोलोगे, इसको मेमोर बोलोगे, संस्मरण। तो जीते जी इलाहाबाद, इनकी एक संस्मरण था, जीते जी इलाहाबाद। तो जीते जी इलाहाबाद के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हिंदी में। तो हिंदी में इन्होंने लिखा था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदी में साहित्य अकादमी अवार्ड 2025 किसको मिला है? ममता कालिया को। अलग अलग लैंग्वेज में, 24 लैंग्वेज में मिला था। उर्दू का भी आप देख लेना, इंग्लिश का भी देख लेना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। वो हमने डेली की करंट अफेयर में पढ़ाया है। हम अभी यूपी स्पेशल करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, इसमें हम केवल हिंदी का कवर कर रहे हैं कि ममता कालिया को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था जीते जी इलाहाबाद के लिए, समझ गए। तो जीते साहित्य अकादमी अवार्ड 2025 हिंदी लैंग्वेज के लिए मिला। और ये किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया था? साहित्य अकादमी के द्वारा डिक्लेयर किया गया था। इसमें कितना पैसा मिला? 1 लाख रुपए का इनाम मिला, कॉपर का प्लेट मिला और साथ में एक शॉल मिली है। तो ये इसमें इनको मिला है। तो जीते जी इलाहाबाद, आप बुक को एक बार मेमोर को आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। साथी एक पोर्टल है, एक प्लेटफॉर्म है। तो साथी प्लेटफॉर्म को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने प्लस IIT कानपुर के साथ मिलकर इसको बनाया है। साथी प्लेटफॉर्म किसने बनाया? IIT कानपुर और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। तो जो हमने शॉर्टकट में लिखा है यही आपको पढ़ना है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने IIT कानपुर के साथ मिलकर एक साथी पोर्टल बनाया है। तो ये साथी पोर्टल का क्या उद्देश्य है, समझ गए। साथी पोर्टल का जो उद्देश्य है वो ये है कि कोई भी गांव का बच्चा जो तैयारी करना चाहता है SSC की या JEE मेंस की, वो इस पोर्टल पर कर सकता है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, ऐसे बच्चों को सपोर्ट करना जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। तो ऐसे एजुकेशनल जो इनइक्वालिटी है उसको खत्म करना है। जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ने का मौका मिले। निःशुल्क डिजिटल शिक्षण प्लेटफॉर्म है, इसलिए इसको स्टार्ट किया गया है। इसमें SSC हो गई, समझ गए, JEE हो गई, नीट हो गई, उस एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। पढ़ाने वाले टीचर्स भाई साहब IISc बेंगलोर से हो सकते हैं, एम्स से हो सकते हैं, समझ गए, IIT से हो सकते हैं। तो बहुत स्किल्ड लोग यहाँ पर रहेंगे। और ये जो मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट भी है कि इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी बोलती है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये बोलती है कि एजुकेशन अलग अलग भाषाओं में होना चाहिए। तो अभी जो साथी पोर्टल जो बना है, साथी पोर्टल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो किया जा रहा है। अलग अलग लैंग्वेज में यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश में पढ़िए, आपको हिंदी में पढ़ना है तो आप हिंदी में पढ़िए। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि न्यूज में था भाई साहब साथी पोर्टल, तो बताइए साथी पोर्टल किसने बनाया? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड IIT कानपुर ने मिलकर बनाया है। और इसका सिंपल फंडा क्या है? गरीब लोगों को पढ़ाना है, समझ गए।
और ये 10 AM से 10 बजे से लेके 6 PM तक क्लासेस चलेंगी और आपको गाइडेंस भी मिलेगा। IIT से कुछ एलुमनाई होंगे, एम्स के कुछ एलुमनाई होंगे, उनके गाइडेंस में आप पढ़ोगे, मतलब जो सेलेक्टेड लोग होंगे जो IIT में पढ़ रहे हैं उनसे भी आपको मोटिवेशन मिलेगा, ये भी आप याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं, बांदा डिस्ट्रिक्ट में अभी आप देखोगे कि हॉल मार्किंग आप की जा रही है। किसकी हॉल मार्किंग की जा रही है? तो भारत सरकार ने स्वर्ण आभूषणों पर बोल दिया है कि कलाकृतियों की अनिवार्य हॉल मार्किंग जरूरी है। तो बहुत से ऐसे सिटी हैं जहां पर अलाउ कर दिया है, लेकिन एक ऐसा सिटी बचा था जैसे बांदा है, तो बांदा में भी इंप्लीमेंट करा दिया। भारत सरकार ने बोला है कि भाई हर डिस्ट्रिक्ट में हॉल मार्किंग होनी चाहिए कि जो आप ज्वेलरी खरीद रहे हो वो कौन सी कंपनी की है, कितना उसमें कैरेट सोना है, ये सब बातें। तो ये तो इन जनरल बातें, इसको आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नन्ही कली पहल स्टार्ट की है। तो ये नन्ही कली पहल एक तरीके से वेस्टर्न यूपी में स्टार्ट की गई थी, बागपत में। तो बागपत में क्यों की गई कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए, बच्चियों को बचाने के लिए, कि भाई साहब अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव को और आगे बढ़ाने के लिए नन्ही कली पहल। और इसमें 2 मैसेज देने की बात की गया था। एक तो प्लास्टिक पॉल्यूशन को हमें कम करना है, दूसरा महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देना है। तो इसमें एक नन्ही कली नाम की एक गुड़िया बनाई गई थी जो प्लास्टिक पॉल्यूशन, जो प्लास्टिक के जो छोड़ी हुई चीजें उनसे बनाई गई थी। तो आप देखोगे कि यहाँ पर लिखा भी है रिसाइकिल प्लास्टिक से एक गुड़िया बनाई गई थी नन्ही कली। और इसको भाई साहब देखोगे, इसको इस वाले इनिशिएटिव में मैरी कॉम ने भी पार्ट लिया था। तो नन्ही कली कार्यक्रम में मैरी कॉम ने पार्ट लिया था। तो ये महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए किया गया था। और दूसरा जीरो वेस्ट को भी बढ़ावा देने के लिए किया गया था, ये भी आप याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिए। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 2021 के लिए दिए हैं, 2022 के लिए दिए हैं, 2023 के लिए दिए हैं और 2024 के लिए। तो आप देखोगे 1 2 3 4 साल के लिए दिए गए। कितने लोगों को दिया गया? 45 + 8, टोटल 53 लोगों को ये अवार्ड दिए गए। तो आपको बस ये नाम याद नहीं कर पाओगे कितने लोगों को अवार्ड दिया गया है, ये आप देख लेना। नाम तो यहाँ पर दिया गया है, हम नाम में नहीं देखेंगे, आपको याद करना है। मैं तो मुझसे तो याद नहीं होगा, आपको याद करना तो कर लीजिएगा। पीपीटी आपको मिल जाएगी, आपको पता है पीपीटी कहाँ मिलेगी वो हम ये भी बता देते हैं। टेलीग्राम पर आपको हमारी पीपीटी मिल जाएगी। टेलीग्राम क्या है? योगी सर UPPCS, UPPCS एंड UPSC। तो आपको यहाँ पीपीटी मिल जाएगी। तो किसी को भी दिक्कत है आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। और मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि जो हमारे पढ़ाने का तरीका है, हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया है UPPCS में 2021 में। मेरी 18th रैंक थी, एक्साइज इंस्पेक्टर मुझे मिला था, मैंने गलत फिलिंग कर दिया था। तो आपको भी सिलेक्शन मिल सकता है, लेकिन सही डायरेक्शन में पढ़ोगे तो। समझ गए? तो ये चीजें आप देख लेना। नाम आपको याद करना है तो कर लीजिए, नहीं तो छोड़ दो, नाम आप नहीं याद कर पाओगे। समझ गए? 2024 में इनको अवार्ड मिला है, 2023 में इनको अवार्ड मिला है, तो बहुत बड़ी संख्या है। ठीक है, तो देखना। आगे चलते हैं, राज्य में 8 डेटा सेंटर पार्क बनेंगे। तो डेटा सेंटर पार्क क्या होते हैं? जहां पर डेटा इकट्ठा किया जाएगा। जैसे मान लेते हैं आप यूट्यूब पर पढ़ाई कर रहे हो, अब यही डेटा आ जाए कि बताओ यूट्यूब पर भारत में कितने लोग हैं, तो और लोग क्या क्या कमेंट करते हैं, तो ये भी तो एक डेटा है। समझ गए? लोग क्या क्या सर्च करते हैं। तो एआई किस पर काम करता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा पर काम करता है। तो डेटा सेंटर यूपी में भाई साहब 8 जगह बनेंगे। तो ये पूछा जा सकता है कि बताओ उत्तर प्रदेश में कितने टोटल डेटा सेंटर बनेंगे? 8 बनेंगे। एक तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस रीजन में, गाजियाबाद में, लखनऊ में, कानपुर में, वाराणसी में, आगरा में। तो इस जगह 8 जगह क्या बनेंगे? डेटा सेंटर बनेंगे। और इसमें आप देखोगे इन्वेस्टमेंट होने का 2 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट होने का ऐसा माना जा रहा है कि डेटा सेंटर सेक्टर में 2 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट होगा भारत सरकार उत्तर प्रदेश में। तो ये आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, पीएम आवास योजना अर्बन 2.0। तो पीएम आवास योजना क्यों बनाई गई? कि गरीब लोगों को घर देना है। तो ये इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो रूरल एरिया में, एक अर्बन एरिया में। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया था कि अर्बन एरिया के लिए पैसा कुछ बांटे गए थे। तो योगी आदित्यनाथ जी ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू 90,000 बेनिफिशरीज जो थे उनके अकाउंट में टोटल 900 करोड़ रुपए भेजे थे। कितने भेजे थे? 900 करोड़ रुपए। इसका सिंपल मकसद है कि भाई साहब हाउस फॉर ऑल, कि भाई साहब घर सबके लिए होना चाहिए। इसलिए हाउस फॉर ऑल इनिशिएटिव को कंप्लीट करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अलग अलग रुपए बांटे। तो आप देखो कि कोई शहर में
शहर में किसी इंसान को रुपए दिया जाता है, 2.5 लाख रुपए दिया जाता है घर बनाने के लिए सिटी में, गांव में तो 1.5 लाख रुपए दिया जाता है, शहर में 2.5 लाख रुपए दिया जाता है। तो शहर में जो 2.5 लाख रुपए किसी इंसान को दिया जाता है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 1.5 लाख रुपए देती है, स्टेट गवर्नमेंट भाई साहब 1 लाख रुपए देती है। टोटल कितना हो जाता है? 2.5 लाख रुपए। तो 2.5 लाख रुपए में आप शहर में कोई घर बनाना चाहो छोटा मोटा सा तो बना सकते हो। आगे चलते हैं, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक डेवलपमेंट हुआ है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे उत्तर प्रदेश में जॉब्स क्रिएट होंगे कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक मेंटेनेंस और रिपेयर और ओवरहोल सेंटर भी बनेगा, जहां पर कोई हवाई जहाज खराब हो जाए तो उसकी मेंटेनेंस हो जाएगी, रिपेयर भी हो जाएगी। तो ये कहां पर बनेगा? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बनेगा। और वो कौन कौन बनाएंगे मिलके? वो बनाएंगे यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड और आकाशा एयर। तो दो ये कंपनी है, दोनों मिलके मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहोल मतलब एमआरओ सेंटर बनाएंगे। कहां पर बनाएंगे? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बनाएंगे। क्वेश्चन बन सकता है। अगली बात हम करते हैं अमोघ ज्वाला अभ्यास, जो नीज में है अमोघ ज्वाला अभ्यास। तो अमोघ ज्वाला अभ्यास क्या है? तो ये इंडियन आर्मी ने किया था, इंडियन आर्मी ने इस एक्सरसाइज को किया था जिससे हम नई नई तकनीकों को अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाए। और ये बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ था जो झांसी में है। तो डायरेक्ट पहले ये क्वेश्चन ये बन जाएगा, पहले क्वेश्चन तो यही बन जाएगा, बताओ अमोघ ज्वाला अभ्यास बताओ कहां पर हुआ है? झांसी में हुआ है। ये आप याद रखना, झांसी में हुआ था। और यहाँ पर ये किसने कराया था? इंडियन आर्मी ने कराया था। इतना आप लिख सकते हो, इंडियन आर्मी ने। तो यहाँ पर ड्रोन कैसे यूज करना है, ड्रोन से अटैक कैसे करना है, ड्रोन को कंट्रोल कैसे करना है, ये सब बातें यहाँ पर प्रैक्टिस की गई थी। ये झांसी में ये एक्सरसाइज की गई थी। आगे बात करते हैं, कालिंजर का जो किला है, कालिंजर का किला किस पर सिचुएटेड है? कालिंजर हिल पर है। तो आप देखोगे कि अभी उत्तर प्रदेश का जो कालिंजर हिल है इसको जियो हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया था। तो आप देखोगे कि जो हिली एरिया है, कालिंजर जो हिल है, उसको नेशनल जियो हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया था। और ये यूपी का पहला ऐसा साइट है जिसको जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, कालिंजर हिल को। आप देखोगे कि कालिंजर हिल ये कहां पर है? तो ये बांदा में है। और इस हिल पर भाई साहब, ये बांदा में है, और इस हिल पर एक फोर्ट भी है, उसका नाम है कालिंजर फोर्ट। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ कालिंजर फोर्ट कहां पर है? तो ये बांदा में है, समझ गए। और ये बहुत पुराना है, ये जो पहाड़ी है ये तो बहुत पुराना है, और इस पर जो किला बना हुआ ये भी बहुत पुराना है। तो इस किला के बारे में बात करें कि इस किले पर किस किसने शासन किया? सेवरल डायनेस्टीज ने शासन किया। गुप्ता काल से शासन कर रहे थे इस हिल पर, समझ गए। बरदान ने भी किया था, चंदेल ने भी किया था, मुगल ने भी किया था, मराठाओं ने भी किया था, ब्रिटिश ने भी किया था। चंदेला आर्किटेक्चर भी यहाँ पर मिलेगा। चंदेला रूलर ने यहाँ पर क्या बोलते हैं, फोर्ट को और डेवलप किया था, इसलिए उनको कालिंजर अधिपति भी बोला जाता है। यहाँ पर एक टेम्पल भी है, नीलकंठ महादेव टेम्पल, ये भी आपको याद रखना। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएमसी में पूछा जा सकता है कि आप ये बता दो कि नीलकंठ महादेव टेम्पल कहां पर है? तो ये कालिंजर हिल पर, कालिंजर फोर्ट में है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने जब जहर पिया था समुद्र मंथन के टाइम पर, वो कालिंजर हिल के आसपास ही पिया था, इसलिए यहाँ पर नीलकंठ टेम्पल भी है। नीलकंठ मतलब जिसका गला नीला हो। और भी यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स हैं, हनुमान गेट है, लाल गेट है, गणेश गेट है, राजा अमन सिंह पैलेस है, रानी महल है, पाताल गंगा है, सीता कुंड है, कई है। तो और यहाँ पर शेरशाह सूरी की भी डेथ हुई थी जब उसने कालिंजर फोर्ट पर अटैक किया था 1545 में, ये भी बात आप लिख सकते हो। तो ये इस किले के बारे में थोड़ी हिस्टोरिकल डेटा था। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने 16 वेटलैंड जो हैं उसको कंजर्व करने की कोशिश की है। क्यों कंजर्व करने की कोशिश की है? क्योंकि जो आर्द्र भूमि होते हैं वो हमारे वाटर कंजर्वेशन में हेल्प करते हैं। कोई बारिश ज्यादा होती है तो पानी यहीं पर जमा होता है, तो इससे फ्लड नहीं आती है, बाढ़ नहीं आती है। तो इसलिए हमारे वेटलैंड हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने ये भी देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में अब 12 रामसर साइट हो गई हैं, याद है कि नहीं? उत्तर प्रदेश में 12 रामसर साइट हो गई हैं। तो उत्तर प्रदेश में 12 रामसर साइट्स हो गई, कहने का मतलब अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश अपने वेटलैंड को कंजर्व करने में बहुत हेल्प कर रहा है। समझ गए? 12 की 12 रामसर साइट आपको याद होनी चाहिए। ये तो वेटलैंड है, नॉर्मल वेटलैंड है, जैसे हमीरपुर में ममना तालाब है, कमारिया है, इनको चित्रकूट में बड़ा तालाब है, सिंगानिया तालाब है, आगरा में अंगूठी तालाब है, न्याग्राम तालाब है, रामपुर में चकरपुर कदीम तालाब है, छतपुर तालाब है। इनको कंजर्व करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये रामसर साइट नहीं है, ये याद रखना। रामसर साइट तो उत्तर प्रदेश में 12 हैं, जो आपको याद होना चाहिए। जैसे पटना पच्ची विहार रामसर साइट है, शेका झील रामसर साइट है, समझ गए। समनपुर
कीथम झील रामसर साइट है, ये सब बातें आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, कुछ प्राइज मिले हैं कि लक्ष्मण जो प्राइज है उसका पैसा बढ़ा दिया गया है और रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड का भी पैसा बढ़ा दिया गया है। पहले उसका अवार्ड था 3.11 लाख रुपए, अब ये अवार्ड का पैसा 10 लाख रुपए कर दिया गया है। तो अभी कुछ हमारे प्लेयर्स को लक्ष्मण अवार्ड मिला था और कुछ को रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड मिला था। तो देख लेते हैं। तो आप देखोगे कि अवार्ड के साथ साथ कुछ लोगों को, प्रवीण कुमार को डीएसपी बनाया गया था, राजकुमार पाल को भाई साहब डिप्टी डीएसपी बनाया गया था, अजीत सिंह को डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर बनाया गया था, सिमरन को डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर बनाया गया था, प्रीति पाल को ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनाया गया था। अब हम देख लेते हैं खिलाड़ी कहां कहां से थे, ये सब देख लेना। अभी आप देखोगे कि सर लक्ष्मण अवार्ड किसको मिला था, लक्ष्मण अवार्ड उत्तम सिंह को मिला था हॉकी में, जो गाजीपुर के हैं। अभिजीत कुमार जो जिम्नास्ट हैं प्रयागराज के, उनको लक्ष्मण अवार्ड मिला था। ऐसे ही आप देखो जो जॉन्टी कुमार हैं रेसलिंग करते हैं गौतम बुद्ध नगर से, उनको लक्ष्मण अवार्ड मिला था। यश कुमार हैं पैरा कैनोइंग खेलते हैं आगरा से, इनको लक्ष्मण अवार्ड मिला था। प्रवीण कुमार पैरा एथलीट हैं गौतम बुद्ध नगर से, इनको। अब बोलोगे कि सर कि रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किसको मिला था, प्राची को मिला था, एथलीट है सहारनपुर से। तान्या चौधरी को मिला था, एथलीट है बागपत से। बंतिका अग्रवाल को मिला था, चेस में मिला था, गौतम बुद्ध नगर से हैं। प्रगति को पैरा टेबल टेनिस है लखनऊ से। तो इनको रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड मिला है। इन सभी को 10-10 लाख रुपए मिले होंगे। क्लियर है, यहां तक समझ में आया कि नहीं? तो देखो ये हमारा पढ़ाने का एक यूपी स्पेशल पढ़ाने का एक तरीका है। आप मुझसे पढ़ना चाहते हो सिस्टमेटिक वे में, पेपर यूपी स्पेशल पेपर 6 एथिक्स और इंडियन सोसाइटी आप पूरा कंप्लीट वे में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे कोड लगा के, हमारा कोड लगा के, कोड क्या है योगी लाइव, योगी लाइव आप लगा के एक बैच ज्वाइन करेंगे तो आपको हाईएस्ट डिस्काउंट मिलेगा। उस बैच का नाम है आरंभ। तो आरंभ बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे इन बैच में सिस्टमेटिक तरीके से यूपी स्पेशल पेपर 5 और 6 पढ़ सकते हैं, इंडियन सोसाइटी और एथिक्स पेपर भी। और आपको मेरी मेंटरशिप में मेरा गाइडेंस भी मिलेगा। आपको कोई दिक्कत पढ़ाई में होती है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं कि सर मैंने आपका कोड लगा के ये बैच ज्वाइन किया है। और आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर, कहाँ पर, @IIT-BHU 13065078 पर आप मुझे यहाँ मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। चलो भाई आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश निजी बिजनेस पार्क विकास योजना चला रहा है, तो एक स्कीम चला रहा है जिसमें वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत से पार्क बनाएगा, जहां पर हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी अपना ऑफिस रख सकती हैं। तो इसके लिए प्राइवेट लेवल पर हम क्या करेंगे, बिजनेस पार्क बनाएंगे। तो इतना कुछ नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, इसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। नवयुग पालिका योजना, आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार की एक स्कीम चल रही थी स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट सिटी योजना, स्मार्ट सिटी, और ये पूरे भारत में कुछ ही स्मार्ट सिटी बनाने की काम किया जा रहा था। जैसे हम उत्तर प्रदेश से बात करें तो 10 स्मार्ट सिटी हैं, तो 10 स्मार्ट सिटी हैं जिसमें आगरा है, वाराणसी है, ऐसे कुछ शहर ऐड किए गए। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बोला कि उत्तर प्रदेश में तो बहुत छोटे छोटे शहर हैं, उनको तो हम अभी डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, केंद्र सरकार की स्कीम के तहत तो केवल 10 सिटी को हम डेवलप कर पाएंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बोला कि हमारे जो छोटे छोटे शहर हैं उनको हम केंद्र की जो स्कीम है स्मार्ट सिटी स्कीम, उसी की तर्ज पर हम एक नवयुग पालिका योजना चलाएंगे, जिसमें हम छोटे छोटे जिलों को डेवलप करेंगे, छोटे छोटे शहरों को डेवलप करेंगे, तो जिससे हमें स्मार्ट बनाना है। तो नवयुग पालिका योजना आपको समझ में आ गई होगी कि हम क्या करेंगे, इसमें पैसा खर्च करेंगे 2916 करोड़ रुपए 5 साल में खर्च करेंगे, और जो उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे शहर हैं उनको डेवलप करेंगे। बस इतना याद करना है। अगली स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। अगली स्कीम यह है कि उत्तर प्रदेश का एक संस्थान है, उसका नाम है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये कहां पर है, बरेली में। कहां पर है भैया, बरेली में है। तो भाई साहब ये कहां पर है, ये बरेली में है। तो इसने क्या किया है, इसने एक नई स्पीसीज को जनरेट किया है, मतलब आप बोल सकते हैं एक इंडिजीनियस साइवाल कार्प्स को इन्होंने नई वेराइटी इन्होंने क्रिएट की है, बनाई है। वो क्या, साइवाल की। तो आपको पता होना चाहिए, तो साहिवाल की हमने यहाँ पर 5 बछड़े एक साथ पैदा किए हैं। तो किसने, कौन से संस्थान ने किए थे, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली ने। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बरेली में है। अभी इन्होंने एक
एक आप समझ सकते हो गाय की एक नस्ल पैदा की है, ब्रीड के 5 बछड़े पैदा किए हैं, उस ब्रीड का नाम बता दो, उस ब्रीड का नाम बता दो। तो उस ब्रीड का नाम आपको पता होना चाहिए साहिवाल। क्या है भाई साहब? साहिवाल। ये आपको याद रखना है, साहिवाल ब्रीड को इन्होंने बनाया है। तो एक तरीके से तकनीकी का यूज करके साहिवाल ब्रीड से 5 बछड़े पैदा किए। तो इस तरीके से हमने उत्तर प्रदेश का 1 महीने का करंट अफेयर पढ़ा दिया है। आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या होता है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं @IIT-BHU 13065078 पर। समझ गए? और कोई भी बैच आप ज्वाइन करते हैं तो हमारी मेंटरशिप में आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो हमारा कोड लगा के, योगी लाइव हमारा कोड है, आप ये कोड लगा के कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप स्टडी IQ की साइट पर जाइए। आप फाउंडेशन में तैयारी करना चाहते हैं, फाउंडेशन की तैयारी करना चाहते हैं जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ कवर हो, तो आप हमारे आरंभ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहते केवल मेंस की तैयारी करना जिसमें आंसर राइटिंग सिखाया जाए और मेंस का सिलेबस कवर पूरा किया जाए, तो आप आलेखन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ARO के बैच भी हैं, BO के भी बैच हैं। तो ये कोड लगा के योगी लाइव जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा हुआ, उस कोड लगा के आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।